Hey guys, hi. So in the last class what we did was we tried to understand कि what is blood plasma and how does it work, what are the various functions. ठीक है, तो इस class में we are going to take the story ahead and we are going to start talking about the cells. So let us start with RBCs first. Okay, now RBCs we have already seen they consist of the major portion of the blood. आपके blood का एक majority portions आपका RBCs ही होता है. कितना? 5 to 5.5 मिलियन. और याद रखना बेटा ये नंबर इंपॉर्टेंट भी है एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से और हम इजीली इसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आरबीसी का ये जो नंबर है विच इज़ 5 to 5.5 ये मेल्स में ह्यूमन मेल्स में ज़्यादा है और ह्यूमन फीमेल्स में कम है. इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा. सो लेट अस ट्राई टू डू दैट. अब देखो आरबीसी प्रोडक्शन सारे ब्लड सेल का प्रोडक्शन एक ही जगह होता है एंड दैट इज आवर बोन मैरो. ठीक है, सो बोन मैरो इज द साइट ऑफ आवर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. अब बोन मैरो में जो आरबीसी प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे कहते हैं इराइथ्रोपोएसिस. ठीक है, पोएसिस बनाना, इराइथ्रोसाइट्स. आरबीसी का जो टेक्निकल नेम है वो इराइथ्रोसाइट्स है. इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रो आया नाम रेड से, इराइथ्रो कम्स फ्रॉम द वर्ड रेड, साइट कम्स फ्रॉम द वर्ड सेल. हालांकि डॉक्टर्स एंड क्लिनिशियंस दे आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग द वर्ड इराइथ्रोसाइट बिकॉज दे से कि भाई जब मेच्योर है आरबीसी तो वो एक सेल की तरह नहीं होता. इट्स जस्ट अ बैग ऑफ प्रोटीन्स क्योंकि न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है. We'll talk about that in a moment. But blood cell production जो होता है that is controlled by a hormone called EPO, short form में. full form है इसका erythropoietin. I'm sorry if the spelling is wrong, please check from the NCERT. Now erythropoietin कहाँ से secrete होता है? erythropoietin kidney से secrete होता है. If kidney detects that the amount of oxygen in the blood is low तो it secretes erythropoietin. अब किडनी इज नॉट दी ओनली गाय. किडनी एकमात्र किडनी आई मीन सिर्फ इराइथ्रोपोइटिन अपने मन से सिक्रीट नहीं करता. इट मे हैव अदर प्लेयर्स जो किडनी को बोलेंगे कि भाई इराइथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन को बढ़ाओ. नाउ इराइथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन. एक मेजर प्लेयर होता है और आपको पता है दैट टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स कम्स इन ह्यूज क्वांटिटीज फ्रॉम टेस्टिस. टेस्टोस्टेरॉन लाइक हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन जैसे हॉर्मोन्स फीमेल्स में दे ओनली कम फ्रॉम वन थिंग विच इज द एड्रीनल मेडुला, सॉरी एड्रीनल कॉर्टेक्स, नॉट मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. 3 पार्ट्स, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस. तो वहाँ के एड्रीनल कॉर्टेक्स से टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन्स आते हैं तो वो इराइथ्रोपोइटिन को सिग्नलिंग दे रहे हैं. तो फीमेल में ये सिग्नलिंग बहुत वीक है, मेल में ये सिग्नलिंग बहुत स्ट्रांग है. दिस इज द मेजर रीजन दैट females have a lesser amount of RBCs compared to males. I hope this is clear. Okay, now let us go to the next part. आरबीसी दिखता कैसा है? सो अगर हम एक सेक्शनल व्यू लें और सुपीरियर व्यू लें तो आरबीसी कुछ ऐसा दिखेगा. सेक्शनल व्यू मीन्स उसमें उसका सेक्शन मुझे आराम से दिखना चाहिए. अब सेक्शन व्यू में हमें ये कैसा दिख रहा है? इट्स अ डिस्क्वाइड. डिस्क्वाइड मतलब बीच में चिपटा हुआ, सराउंडिंग में थोड़ा उभड़ा हुआ. अब इस शेप को हम कहते हैं डिस्क्वाइड व्यू. अब डिस्क्वाइड शेप, वाई इज आरबीसी डिस्क्वाइड इन शेप? आप इस बात को समझो, इससे 2 फायदे हैं. बाय हैविंग अ डिस्क्वाइड शेप, इस डिस्क्वाइड शेप की होने की वजह से आपके आरबीसी का जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है. कैसे? देखो इस चीज को समझो. मान लिया दिस इज आवर आरबीसी, ठीक? तो अगर ये ऐसा होता, कंपेयर द 2 पर्टिकुलर शेप्स, देन द एरिया जो एक्स्ट्रा कर्व यहां पे आपको दिख रहा है, दिस एक्स्ट्रा कर्व वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, है ना?
तो यू कैन इमेजिन यहाँ पे सरफेस एरिया जो है अटैक का वो डिस्क्वाइड शेप की वजह से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और इस सरफेस एरिया के बारे में हम इतनी चिंता कर ही क्यों रहे हैं, बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन को बढ़ाना, कैरी करना, नॉट बढ़ाना, कैरी करना। अब ऑक्सीजन अंदर कैसे आएगा? ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज होकर आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज होकर जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया आई एम इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज। मेरा एक्सचेंज कितनी अच्छे तरीके से हो सकता है उसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज वाई वी इंक्रीज, वी हैव दिस डिस्क्वाइड शेप, जिससे आरबीसी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। एक और चीज है, जब आरबीसी ऐसा है तो इट कैन इन अ वे बेंड। आप ये समझो कि आरबीसी को फाइनेस्ट ऑफ कैपिलरीज से भी होके गुजरना पड़ता है। उस समय अगर ये एकदम रिजिड स्ट्रक्चर होता तो रिजिड स्ट्रक्चर में बेंडिंग नहीं होती। अगर बेंडिंग नहीं हो रहा है तो इट में कॉज अ जैम, है ना, एक जैम की तरह का क्रिएट हो सकता है। एंड वी डोंट नीड अ जैम इन द ब्लड वेसल्स, वरना ब्लड कंडक्शन रुक जाएगा। सो दिस थिननेस, ये जो बीच में जो इसकी थिननेस है ना, इसकी वजह से वो हल्का सा बेंड हो जाता है। इट कैन ईजिली पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज। दैट इज वाई आरबीसी का शेप वैसा एडवांटेजियस है। अगर किसी वजह से ये शेप डिस्टर्ब हुआ तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सिकल सेल okay, so there is a reason that RBCs have got this particular discoid shape और ये shape उसे increase surface area provide करता है और flexibility provide करता है। दूसरा, in a mature form RBC का size कितना है? 7.5 micrometer. This is the size that is given in NCERT. Please ensure that you know this. So 7.5 micrometer is the size and एक आरबीसी के अंदर 280 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब 280 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। वन हीमोग्लोबिन molecule can carry 4 oxygen molecules. अब 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 इंटू ऑक्सीजन एटम्स ना, तो सॉरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यानी 8 ऑक्सीजन एटम्स। इस मैथ्स का ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हम क्वेश्चन दे सकते हैं दैट आपको ह्यूमन ब्लड का एक वॉल्यूम दे दिया गया, ठीक है, आपको बोला गया आपके पास 100 माइक्रोलीटर्स ऑफ ह्यूमन ब्लड है। हिमेटोक्रिट वॉल्यूम दे दी गई कि हिमेटोक्रिट वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लड इज आरबीसी, ठीक है, या सिंपली 100 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड दे दिया गया और बोला गया कि पता करो कि मैं कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा हूं, ठीक है। अब 100 माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड मींस 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर इंटू 100 माइक्रोलीटर, और 5 मिलियन आरबीसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, और 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम आपको पूछ सकते हैं, तो 5 मिलियन इंटू 280 मिलियन इंटू 4 ऑक्सीजन, ठीक है, सो इंटू 100। तो ऐसा सवाल आने के बहुत कम चांसेस हैं, ऑफ कोर्स, है ना, बट इफ यू कैलकुलेट इट ना, आप कभी भूलोगे ही नहीं। देयर इज नो चांस वेयर देयर इज नो सिनेरियो वेयर यू विल फॉरगेट दिस थिंग। कूल। नाउ कहाँ बना? तो रेड बोन मैरो में बना। लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने दिन जिंदा रहता है? 120 डेज। अब इसकी लाइफ स्पैन इतनी छोटी क्यों है? बाकी के सेल्स थोड़ा लंबा जीते हैं, ये 120 दिन में ही क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि बेटा जब आरबीसी बन रहा होता है देयर इज अ स्टेज कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्ट, ठीक है। इराइथ्रोब्लास्ट एक स्टेज होता है फॉर्मेशन का आरबीसी का। इराइथ्रोब्लास्ट अपने न्यूक्लियस को किक आउट कर चुका होता है। उस समय मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस पूरा न्यूक्लियस बाहर जा चुका होता है और सेल के पास बस थोड़ा सा राइबोसोम बचा होता है ताकि रिमेनिंग एमआरएनए का इस्तेमाल करके और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हम बना सकें। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है यानी वो अपने मेम्ब्रेन को रिपेयर नहीं कर सकता। अगर चलते चलते आरबीसी को कोई डैमेज हुआ
सॉरी, बैकग्राउंड नॉइस। सो अगर चलते चलते हीमोग्लोबिन को कोई डैमेज हुआ, देयर इज नो वे दैट इट वुड बी एबल टू रिपेयर इटसेल्फ, क्योंकि रिपेयर प्रोग्राम ही नहीं है, रिपेयर इंस्ट्रक्शंस ही गायब हो गए, है ना। नाउ डाइज इन स्प्लीन विच इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब देखो, स्प्लीन को आप ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोल सकते हो, बिल्कुल सही, बट अगर एक ह्यूमन इम्ब्रियो की बात करो तो इट इज नॉट ओनली द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, इट्स ऑल्सो द बर्थ ऑफ आरबीसीज। देखो, शुरुआत में व्हेन वी आर फीटस, आपका आरबीसी प्रोडक्शन हैपेंस इन यॉर्क सैक। यॉर्क सैक क्या है? वन ऑफ द फोर embryonic membranes. There are four embryonic membranes: amnion, chorion, allantois, yolk sac। चार होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमंस में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यॉर्क सैक इज वन ऑफ दोज एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो यॉर्क सैक में ही आपका आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है। धीरे धीरे ये आरबीसी प्रोडक्शन मूव्स इनसाइड द फीटस and it happens in spleen, it happens in liver, and eventually it remains limited to the red bone marrow of long bones। हमारे शरीर के जो लॉन्ग बोन्स हैं वहां के रेड बोन मैरो में लिमिटेड रह जाता है। ठीक, तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी प्रोडक्शन कई जगहों पे हो रहा है, बट जैसे जैसे हम एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, सिर्फ दी लॉन्ग बोन्स मतलब विच आर लॉन्गर देन दे आर वाइडर, नॉट लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन बाय डिफिनीशन का मतलब होता है उनकी लेंथ उनकी विड्थ से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका मेजॉरिटी ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, बट it does get produced in spleen, it does get produced in the liver. Now mature RBCs are without nucleus, without other organelles, सब चीज़ को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। Contains red colored pigment. What is the name of the red colored pigment? That is hemoglobin. अब हीमोग्लोबिन कितना होगा? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। इस नंबर को याद रखना, नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। नाउ फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। यू ऑलरेडी नो दिस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। नाउ सिंस दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, जाहिर सी बात है काम है आरबीसी का टू कैरी ऑक्सीजन। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करता तो उस ऑक्सीजन को जो जिसे उसे कैरी करना था उसे खुद ही खाने लग जाता। यू अंडरस्टैंड दिस, दैट अगर आपको समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मम्मी ने समोसे भैया के लिए बनाए हैं और आपको बोला है कि भाई जाके भैया को दे दो, रास्ते में एक समोसे तो घट ही जाएंगे, आप खुद ही खा जाओगे, है ना। मैं भी खा जाऊंगा भाई। सेम वे अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता, आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स 4 इज द वन दैट यूजेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे एनर्जी लेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसने अपनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, डोनेट कर दी, उस इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करके मेटाबॉलिक वाटर बनाता है ना। तो अगर इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि भाई तुम कैरी करो। अगर ये सिर्फ कैरी करेंगे यानी कि इनके पास वहाँ से ऑक्सीजन प्रोडक्शन का कोई चारा ही नहीं, ऑक्सीजन कंजम्पशन का कोई चारा ही नहीं बचा, विच मीन्स दे मस्ट डिपेंड अपॉन ओनली वन प्रोसेस विच इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, तो ग्लाइकोलिसिस से ही अपनी सारी डिमांड्स को पूरा कर लेते हैं। And production of is controlled by erythropoietin, and of course it is increased by testosterone। ठीक है, so that is major points about RBC। अब जब RBC के अंदर झांकने की कोशिश की तो हमें ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दिखा। हीमोग्लोबिन, अगर हम एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें, एडल्ट हीमोग्लोबिन क्यों बोल रहे हैं? फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरा होता है, एडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर दो अल्फा दो बीटा चेन्स होते हैं। सो दीज आर अल्फा चेन्स, दीज आर बीटा चेन्स। क्या फर्क है अल्फा चेन और बीटा चेन में? माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का भी डिफरेंट है, एक के पास 141, एक के पास 146 अमाइनो एसिड्स है। बट इन्हीं अमाइनो एसिड्स के बीच में देयर इज हीम। हीम क्या है? हीम इज अ रिंग्ड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज हीम। इस रिंग्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोर्फायरिन रिंग। सो ईच हीम इज नथिंग बट अ पोर्फायरिन रिंग
इसी परफाइरिन रिंग के सेंटर पे होता है आयरन, ओके, और यही वो आयरन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। कूल। सो 2 अल्फाज 2 बीटाज इन एडल्ट हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा 2 बीटा, and these alphas and betas together carry 4 oxygen molecules. क्लियर है? अगर मैं एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन की बात करूं, then there will be 2 अल्फाज and 2 गामा। बीटा के जगह गामा होता है, and गामा is slightly different from बीटा। कैसे डिफरेंस है? Not required at this point. ठीक? Now that was the hemoglobin. अब डेथ ऑफ आरबीसी कहाँ होगा? बर्थ तो बोन मैरो हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आरबीसीज मरेंगे कहाँ? तो आरबीसीज दे डाई इन स्प्लीन। लार्जली द डेथ ऑफ आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन दैट विल हैपन इन स्प्लीन, दैट इज व्हाई बोला स्प्लीन को ग्रेवयार्ड। मैक्रोफाजेस, व्हाट आर मैक्रोफाजेस? आई होप यू रिमेंबर, मैक्रोफाजेस आर cells that break up other cells, they are big eater। फाज बोले तो ईट, खाना, मैक्रो बोले तो बड़ा। अभी हम देखेंगे कि मैक्रोफाज बनता कहाँ से है, ये भी एक ब्लड सेल ही है, बट मैक्रोफाजेस डू फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब दूसरे सेल को खा जाता है। तो जब आरबीसीज पुराने होने लगेंगे तो उनके अंदर उनको मैक्रोफाजेस इनगल्फ करेंगे और तोड़ेंगे। अब हीम को जब मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, व्हेन आई ट्राई टू ब्रेक अप हीम, आई विल फर्स्ट ब्रेक इट डाउन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन जो अल्फा एंड बीटा चेन्स है उसको ब्रेक करके मैं दोबारा अमाइनो एसिड्स का रीयूज कर लूंगा। हीम को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता इतने अच्छे से, ठीक है। तो हीम को जब तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम आयरन को अलग करेंगे। कुछ आयरन को स्प्लीन में ही स्टोर कर लेंगे, कुछ आयरन को लेकर जाएंगे लिवर के पास, लिवर उसे फर्दर प्रोसेस करके स्टोर करने की कोशिश करेगा। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, हम उसे बाहर नहीं फेंक सकते, ठीक है। सो विल ट्राई टू सेव आयरन एज मच एज पॉसिबल। अब हीम के लिए हमारे पास कोई बचता नहीं है, तो हीम को हम कन्वर्ट करते हैं बिलीवेरेदिन, वेरे ग्रीन कंपाउंड, फिर कन्वर्ट करते हैं बिलीरुबिन। सो हीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू बिलीवेरेदिन एंड देन बाय लिवर इनटू बिलीरुबिन, और यही बिलीरुबिन एज अ येलो पिगमेंट रिलीज हो जाता है एज बाइल। बाइल में इसको फर्दर इंटेस्टाइन में इस बाइल को फर्दर प्रोसेस करके बना लेते हैं स्टर्कोबिलीन, और यही स्टर्कोबिलीन है जिसके कारण हमारा फीसीज येलो इन कलर होता है। सो बेसिकली द कलर ऑफ फीसीज इज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड, ठीक है। सो स्टर्कोबिलीन इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन इन इंटेस्टाइन। ब्रेकडाउन शुरू कहाँ हुआ था? लिवर में ही शुरू हो गया था, ओके। नाउ कुछ bilirubin is reabsorbed by the blood and it further goes and it's converts into यूरोबिलीन, और यूरोबिलीन के कारण हमारे यूरिन का कलर, कभी कभी इसको यूरोक्रोम भी कहते हैं, क्रोम कलर यूरो यूरिन। सो यूरोक्रोम इज द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द यूरिन, स्टर्कोबिलीन इज द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द फीसिस, ओके। सो स्टर्कोबिलीन कहें या यूरोबिलीन कहें या यूरोक्रोम कहें, दे आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से किसी कंपोनेंट को कोई ना कोई कलर मिलता है। अब आरबीसी प्रॉब्लम, आरबीसी का अमाउंट इंक्रीज हो सकता है, आरबीसी का अमाउंट डिक्रीज हो सकता है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो कहेंगे इराइथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स डिक्रीज। पॉलीसाइथीमिया वेरा, इराइथ्रोसाइट्स इंक्रीज हो गया। अब पॉलीसाइथीमिया वेरा क्यों होगा? क्योंकि मोस्ट लाइकली हमारा ऑक्सीजन अमाउंट हैज डिक्रीज्ड, ऑक्सीजन की क्वांटिटी इन द ब्लड हैज डिक्रीज, मे बी बिकॉज हम थोड़ी ऊंचाई पे हैं और ऊंचाई पे हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो किडनी ने डिटेक्ट कर लिया और उसने क्विकली एराइथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन करा के इंक्रीज कर दिया आपका आरबीसी प्रोडक्शन को। दैट इज व्हाई वी हैव पॉलीसाइथीमिया वेरा। अब देखो, हम नॉर्मली सोचते हैं कि पॉलीसाइथीमिया वेरा हुआ यानी आरबीसीज बढ़ा, तो ये तो अच्छी बात है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा हमें। यही सोच के कई सारे एथलीट्स टेस्टोस्टेरॉन को या ईपीओ को अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ मतलब आपका बॉडी नॉर्मली रिकॉग्नाइज करके प्रोड्यूस कर लेगा जो उसे चाहिए,
आप बाहर से एज अ सप्लीमेंट इसको नहीं लेना चाहोगे। सो इराइथ्रोपोइटिन को टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट करता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट वी डोंट वांट टू टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड। इसी को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या हुआ, हम जब बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से टेस्टोस्टेरॉन या इराइथ्रोपोइटिन ले रहे हैं। अब अगर ऐसा हमने किया तो क्या प्रॉब्लम होगा ना कि आरबीसी अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। 45% से लेट्स से 48% ही हो गया। अब ये आरबीसी है कहाँ, ब्लड प्लाज्मा में ही तो है। तो ब्लड हमारा ज़रूरत से ज़्यादा विस्कस और गाढ़ा हो जाएगा। और जब ब्लड हमारा ज़रूरत से ज़्यादा विस्कस या गाढ़ा हुआ तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें लगता है कि टेस्टोस्टेरॉन लेने से मसल ग्रोथ होगी ऑफ कोर्स, बट ब्लड का आरबीसी भी बढ़ जाएगा। और क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है, मेरे बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो मैं मेरा स्टेमिना, द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज दैट आई कैन डू, रनिंग दैट आई कैन डू, कोई पर्टिकुलर अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, दैट यू कैन डू, इट विल इंक्रीज। बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आपने नंबर ऑफ बसेस बढ़ा दिए, आरबीसी इज लाइक अ बस कैरिंग ऑक्सीजन, बट अगर नंबर ऑफ बसेस आप बढ़ा रहे हो तो रोड्स में जाम होंगे, है ना। तो सेम वे इफ आरबीसी इंक्रीज कर रहे हो तो ब्लड का फ्लो ही स्लो हो जाएगा, और ब्लड फ्लो स्लो होगा तो क्या होगा, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी। सो इराइथ्रोपोइटिन का अब्यूज या टेस्टोस्टेरॉन का अब्यूज इज नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। ठीक, नाउ व्हाट इज अनीमिया। अनीमिया इज जब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए किसी भी वजह से। ओके, इट कुड बी फॉर एनी रीजन। हीमोरैजिक अनीमिया बिकॉज ब्लड लॉस हो गया, फॉर सम रीजन ब्लड लॉस हो गया, दैट इज हीमोरैजिक अनीमिया। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आपका, या एक्सटर्नल, मोस्टली इंटरनल की वजह से अमाउंट ऑफ आरबीसीज विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम कम है। पर्नीशियस अनीमिया जब विटामिन B12 कम है। देखो विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयरन अब्जॉर्प्शन, एंड अगर विटामिन B12 नहीं है, आयरन नहीं है, तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी लेस, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी लेस, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल बी लेस। सो उस केस में भी आपका ऑक्सीजन कम कैरी होगा, हम बोलेंगे अनीमिया है। सिकल सेल डिजीज, जिनको सिकल सेल डिजीज होता है उनके आरबीसीज ऐसे लो ऑक्सीजन कंडीशन में सिकल सेल के हो जाते हैं। इसकी वजह से दे कैन इजिली जैम द ब्लड वेसल्स एंड द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड reduces because blood cannot flow. तो सिकल सेल डिजीज या पर्नीशियस अनीमिया या हेमोरैजिक अनीमिया, दे आर ऑल types of anemia, they create anemic symptom which is reduced oxygen carrying capacity. और ये फ्रीक्वेंटली हमें कैसे दिखता है, हमारे नेल्स ब्लूइश हो जाते हैं, हमारा जो स्किन का टिंज है दैट टर्न्स अ बिट ब्लूइश। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन कैन बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और सिंपली डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन थोड़ा सा ब्राइट रेड होता है और ये थोड़ा सा डल रेड होता है, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन थोड़ा सा डल रेड है। अब आप बोलोगे तो हमारे वेन्स ब्लू क्यों दिखते हैं, डल रेड तो डल रेड दिखना चाहिए। सी दैट इज द थिंग कि the color of the veins that you see which slightly bluish in tinge, that is not exactly because of the color of the oxyhemoglobin, that is because of an interaction with the skin. जब लाइट आपके स्किन को रिफ्लेक्ट करती है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डीऑक्सीहीमोग्लोबिन, दैट बिकम्स स्लाइटली पर्पलिश इन कलर, ओके, whereas oxyhemoglobin they are slightly bright red. और आपके जो वेन्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, दे आर नियर टू द सरफेस ऑफ द स्किन। इस वजह से जो विजिबिलिटी है, जो हमें लगता है हमें दिख रहा है, वो ब्लूइश कलरेशन दिखता है, ठीक। डीऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्लू नहीं है, ऐसा दिखता है क्योंकि वो सरफेस से क्लोज है और डल रेड होने के कारण डिफरेंट लाइट को अब्जॉर्ब करता है, और जो रिमेनिंग लाइट जब स्किन को होके गुजरती है तो वो एक कलरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। एक चीज मैं यहां दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑक्सीजन, करेक्ट, बट हीमोग्लोबिन कैन ऑल्सो कैरी CO2। जब वो CO2 को कैरी करता है तो हम उसे कहते हैं कार्बामीना हीमोग्लोबिन,
मीना, अमीना कहाँ से आया? क्योंकि बीटा चेन्स के अमीनो एसिड एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो रहा होता है, इसीलिए बोला कार्बामीना हीमोग्लोबिन। और हीम चाहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कैरी कर सकता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्लाइटली पिंक रेड। अब ये हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था कि वाई दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। हमारा ये जो फॉल्स एजम्पशन होता है कि अगर देर इज ब्रिटिश देर इज पिंक रेड, तब तो एकदम रिच इन ब्लड है। वो रिच इन ब्लड नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन किया हुआ हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कलर है। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में compete नहीं करते, हाँ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में 36 का आंकड़ा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में बहुत हाई एफिनिटी है, और इस हाई एफिनिटी के कारण ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि बाइंडिंग इज इरिवर्सिबल। ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है। क्यों टेक्निकली करेक्ट नहीं है? क्योंकि बाइंडिंग इज नॉट इरिवर्सिबल, ठीक है, बट येस बाइंडिंग इज ऑलमोस्ट 270 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लिया है, तो पेशेंट को हाइपरबेरिक चेंबर्स में रखना पड़ता है। इतना ज़्यादा प्रेशर हम देते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा रेडली कंबाइन करे और कार्बन मोनोऑक्साइड उसको छोड़ कर जाए। इसीलिए जब भी आग लगती है ना, लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मरते ज़्यादा हैं रैदर देन हीट, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार कंबाइन कर गया तो वो जल्दी छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इमीडिएटली आफ्टर पीपल व्हेन दे सर्वाइव फायर दे आर इमीडिएटली गिवन ऑक्सीजन, सो दैट जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्विकली बॉडी को छोड़ के जा सके। ठीक है, अब अगला टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग इन RH इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।